हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। होता क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हमारे पास में एक राइट ट्राइंगल है। क्या है हमारे पास में? एक राइट ट्राइंगल है। क्या है? राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में होता क्या है? सपोज दैट ये ए, ये बी और ये सी होता है हमारे पास। अब राइट ट्राइंगल में इस ट्राइंगल की साइड का रेशियो अगर इस एंगल के साथ कोई रिलेशन बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि क्या हुआ? द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल इन अ राइट ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा पूरा का पूरा इसी ट्राइंगल की बात चलती रहेगी और हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। अब होता क्या है, हम आगे चलते हैं। हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो होते हैं 6। वैसे कहने को तो वो 3 हैं, बट हम जब पढ़ते हैं तो हम उनको 6 तरीके से याद करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उसके बाद हमारे पास में है कोसाइन, और तीसरा हमारे पास में है टेंजेंट, और फिर हमारे पास में आता है कोटेंजेंट, उसके बाद हमारे पास में सेकेंड, और हमारे पास में 6 होता है कोसेकेंड। अब बच्चों होता क्या है कि ये असल में क्या है कि ये इसी का कॉ है, ये इसका कॉ है और इसका कॉ ये है। अब होता क्या है कि हम इनको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिखते हैं साइन, इसको लिखते हैं कॉस यानी कि फर्स्ट 3 लेटर, उसके बाद हम इसको लिखते हैं टेन, और इसको लिखते हैं हम कॉट, इसको लिखते हैं हम सेक, और इसको लिखते हैं हम, अगर हम इसको फर्स्ट 3 लेटर लेंगे तो ये तो कॉस हो जाएगा, इसीलिए इसको कहेंगे हम कॉसेक। ठीक है। अब असल में क्या होता है कि किसी भी एंगल को हम यूज़ करते हैं, असल में ट्राइंगल के अंदर हम जब यूज़ करते हैं तो ट्राइंगल के अंदर कोई भी 2 एंगल्स में से एक एंगल यूज़ होता है, उसी को हम बोलते हैं थीटा। अब हम इसको एंगल ए भी कह सकते हैं, इसको एंगल सी भी कह सकते हैं, और अगर हमने उसकी कोई नेमिंग रख दी है तो उसको हम थीटा रख देते हैं। ये हो जाता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, और ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉसेक थीटा। इस तरीके से ये हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमें हर बार इसी नाम से डराया जाता है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। क्या साइन थीटा कॉस थीटा आता है? यानी कि उसी तरीके से आपको डराया जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इनसे डरना नहीं है बल्कि इनको समझना है, आराम से समझ आ जाएंगे। देखो अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है। अब होता क्या है कि ये 2 भाई हैं, ये भी 2 भाई हैं, ये भी 2 भाई हैं। अब हुआ क्या, इन दोनों ने कहा कि चलो आपस में कहीं घूमने चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई भाई आपस में घूमते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हम किसी दूसरे के साथ घूमते हैं, ऐसे दोस्ती वगैरह करते हैं। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि जो 10 थे, इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम ऐसा कोई दोस्ती नहीं चाहते और ना ही हमें कहीं जाना है। इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया, आपस में एक रिलेशन बनाया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास में क्या होता है कि साइन और बचा सेक, इन्होंने आपस में क्या कहा कि साइन ने कहा कि मैं आपका कॉल ले लेता हूँ, इस सेक ने कहा मैं आपका कॉल ले लेता हूँ। तो इसने क्या किया, कॉसेक लिया, और उसके बाद हमारे पास में जो कॉस है उसने क्या किया, उसने सेक के साथ रिलेशन बनाया। अब होता क्या है, देखो बिल्कुल एक सिंपल सा चार्ट समझ आया हमें। यानी कि साइन जो होता है वो कॉसेक के साथ होता है, कॉस जो होता है वो सेक के साथ होता है, टेन जो होता है वो कॉट के साथ होता है। अब असल में क्या होगा कि जब ये चैप्टर आगे चलता चला जाएगा तो ये रिलेशन भी चेंज होते चले जाएंगे, मगर हम उनको हर किसी को अलग अलग नेमिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर इस रिलेशन को हमने एक नाम रखा है रेसिप्रोकल रिलेशन। अब रेसिप्रोकल रिलेशन नाम क्यों रखा है उसको भी समझेंगे हम। हमने इसका नाम रखा है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसका हमने अब नाम रखा है रेसिप्रोकल रिलेशन। असल में रेसिप्रोकल रिलेशन इसलिए नाम रखा है क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जरा ध्यान दो। यानी कि जैसे हमारे पास में, अगर हमारे पास में है साइन थीटा, हम उसको कहेंगे 1 में कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। ये इसका रेसिप्रोकल हुआ क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से रेसिप्रोकल रिलेशन करते हैं। अब हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास में कॉसेक थीटा होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 में साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। ये 2 फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए बिल्कुल बिना सोचे समझे। क्या हमने याद किया? नहीं। एक हमें पता है कि साइन कॉस होता है, टेन कॉट होता है, सेक कॉसेक होता है, तो साइन कॉसेक के साथ होता है, कॉस सेक के साथ होता है। तो बस कॉस का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉस थीटा। बिल्कुल क्लियर है। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद फिर से आगे देखते हैं। अब हमारे पास में टेन थीटा का फॉर्मूला है।
तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हुआ, बताओ जल्दी से, क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका मतलब हमारे पास में जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा वो होगा 1 अपॉन में टेन थीटा। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब जब इतने हमारे पास में टिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास में क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास में अब एक छोटी सी स्टोरी और है, इसका एक रिमेनिंग पार्ट है। अब असल में क्या हुआ, पहले इन्होंने दोस्ती की, इसने मना कर दिया, इन दोनों ने आपस में कर लिया जैसे भी किया। अब हमें पता था कैसे किया, इसने इसके कॉ के साथ, इसने इसके कॉ के साथ किया। अगर हम आगे बात करते हैं, जब हमने इस तरीके से कॉसेक और यानी कि कॉ के साथ काम किया है, ठीक है, तो अब यानी कि टेन कहता है कि जैसा है इन दोनों को बोला कि ऐसा है कि दोनों के साथ अकेला ही घूम सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम दोनों और मैं अकेला, चलो घूमने चलते हैं, जहाँ भी चलना है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, ठीक है। इसीलिए ये जो टेन थीटा था, तो इसने क्या कहा, इन दोनों के साथ कहा, यानी कि ऊपर हमने रखा किसको, यानी कि साइन थीटा को रखा, ठीक है, और नीचे क्या रखा हमने, यानी कि रेड वाला था ना, तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको ग्रीन वाले को ले लिया, यानी कि हमारे पास में कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर बिल्कुल सेम वही काम करें हम फिर से, अगर हमने यूज़ किया है कि टेन, यानी कि टेन का उल्टा कौन होगा, टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है, तो इसका मतलब जो कॉट थीटा होगा, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो फिर इसने कहा कि कॉसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा मैं चलता हूँ, ऐसी ये बात हुई, ठीक है। अब असल में ये फॉर्मूले हमारे पास में बनके तैयार हो जाते हैं, जरा समझो डबल से फॉर्मूले कैसे बने, यानी कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा जो बना वो हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बना, और कॉट थीटा जो बन जाएगा वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बन जाएगा। इतने फॉर्मूले क्लियर हैं। असल में टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, ये टिग्नोमेट्री के अंदर ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, आगे चलकर हमारे पास में यूज़ होंगे। अब हमें इनको आगे करना है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, मगर एक ट्राइंगल का क्या रोल है इसमें वो समझते हैं हम। अब ट्राइंगल का रोल क्या है, ट्राइंगल का रोल समझेंगे। अब हमारे पास में हम क्या कहते हैं कि यहाँ हमारे पास में एक ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर एक कोई भी राइट ट्राइंगल है जिसको हम ABC और यहाँ पर हम ऐसे नाम रख देते हैं, फिर से हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ से हमने ऐसे लिया, ठीक है, ये हमारे पास में फिर से PQR रख देते हैं सपोजेड। फिर से हमने एक और ट्राइंगल लिया जो कि हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि इस तरीके से मैंने ट्राइंगल बनाया, यहाँ से ऐसे बनाया, ठीक है, और इसका नाम राइट एंगल है, और यहाँ पर रखा है मैंने XYZ, जो भी हमने नेमिंग कर दी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि जब हम जनरली हमने पहले पढ़ा हुआ है अब तक राइट ट्राइंगल के बारे में, हम हमेशा इसको हाइपोटेनियस कहते हुए आए हैं, ठीक है, इसको हमने परपेंडिकुलर कहा है, इसको हमने बेस कहा है। मगर क्या होता है कि जब हम टिग्नोमेट्री के अंदर बात करते हैं, तो टिग्नोमेट्री के अंदर बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ना डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा बेस है और कौन सा हमारे पास में परपेंडिकुलर है। अब सपोज यानी कि आप सोचोगे कैसे करना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। असल में क्या हुआ है कि जो हमारे पास में टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो किसी एंगल को यूज़ करती हैं। अब जो वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल को यूज़ करते हैं, थीटा एंगल, असल में हो सकता है कि थीटा यहाँ पर हो सकता है। असल में एक एंगल तो हमारे पास में 90 ही होगा। अगर एक एंगल 90 है और दूसरा एंगल, अब दो एंगल बचे हैं रिमेनिंग, उसमें से एक एंगल हमारा यूज़ हो रहा होगा। अब एंगल कौन सा यूज़ हो रहा है वो जानते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, एंगल ये यूज़ हो रहा है, इसमें क्या हुआ, एंगल ये यूज़ हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो एक ट्राइंगल है, ये भी तो राइट ट्राइंगल है, बट इसमें तो हम नॉर्मली बोल सकते थे बेस और हाइट, बेस और हाइट, मगर इसमें कौन से किसको बेस किसको हाइट कहें। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि अब हम ये जानना चाहेंगे पहले इसमें कि एंगल कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर एंगल ये यूज़ हो रहा है तो समझते हैं फिर क्या होता है, अब समझेंगे। 90 यानी कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड यानी कि उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास होती है हाइपोटेनियस। यानी कि जैसे इस यहाँ पर राइट एंगल है, हाइपोटेनियस हुआ, यहाँ पर राइट एंगल है, इसको एक मिनट ब्लैक से करते हैं, एक मिनट, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, यानी कि हमने इसमें हाइपोटेनियस किया, इसको क्या किया हमने, हाइपोटेनियस किया,
क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड थी। अच्छा बच्चों, इसमें कौन सा, यानी कि राइट एंगल यहाँ पर है तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें हाइपोटेनियस कौन सी, ये हाइपोटेनियस नहीं होगी या ये हाइपोटेनियस नहीं होगी, कौन सी होगी, ये होगी, क्योंकि राइट के एंगल सामने वाली यानी कि अपोजिट वाली ये हमारे पास में हाइपोटेनियस। क्लियर है, हाइपोटेनियस समझ आया। अब हम समझते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होता है। हम किसकी बात करते हैं, परपेंडिकुलर की। हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं किसको, परपेंडिकुलर कहते हैं एंगल के सामने वाली साइड को। मीन्स ये हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो बच्चों बताओ कौन सी होगी, यानी कि ये हमारे पास में थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, चाहे वो कहीं पर भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसी तरीके से इसमें एंगल यहाँ पर है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है बच्चों, यानी कि क्या समझे, हमारे पास में एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब हमारे पास में क्या बचा, बेस। जो हमारे पास में थर्ड साइड बची हुई है हम उसको हमेशा बेस बोलते हैं, तो ये बेस हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में ये बेस हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास में ये बेस हो जाएगा। बच्चों क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ट्रायंगल जो होता है अगर उसका कोई एंगल चेंज हुआ है, अगर इस एंगल की बजाय ये एंगल यूज हुआ है तो उस वजह से हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में बेस। अब क्या होता है कि हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। अगर एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, अदरवाइज अगर परपेंडिकुलर बेस नहीं चेंज यानी कि एंगल चेंज नीचे वाला ही है और वो चेंज नहीं हुआ है तो परपेंडिकुलर सेम वही रहेगा और बेस वही रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों। अच्छा, अब हम इसके आगे चलते हैं। हमने फिर से क्या किया, एक ट्राइंगल लिया। अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे जो कि हमारे पास में बेस्ड हैं किससे, यानी कि यहाँ पर एक ट्राइंगल की साइड का रेशियो और उसके एंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में होगा, जो कि हम फॉर्मूले सीखेंगे। अब हमें इन फॉर्मूलों का यूज़ कब करना है, अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपस में इंटरचेंज करना होता है तो हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक बात। दो, हमारे पास में क्या हुआ कि हमारे पास में अगर कोई एक ट्राइंगल है और उसको हमें रिलेशन करना है उसके एंगल्स के साथ और किसी साइड का रेशियो यूज़ करना है, साइड का रिलेशन और विद एंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमारे पास में हो रहा है तो हम उसका यूज़ करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ में। अब यहाँ से क्या होता है, हमने एक ट्राइंगल फिर से ड्रॉ किया है यहाँ पर। अब यहाँ से जैसे ही हमने ये किया, एक राइट ट्राइंगल है, सपोज इट ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसको हम एंगल ए भी बोल सकते हैं बट हम इसको एंगल थीटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास में हाइपोटेनियस हो जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास में परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास में ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, तो अब हमारे पास में हमें फिर से वही साइन और कॉस और टैन के फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं। अब बाकी इनका रेसिप्रोकल ही होता है तो इनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो भी जो दूसरा वाला होगा वो उसी की क्या करेगा, उसको रेसिप्रोकल करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास में समझ में आया क्या होता है, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से दूसरे फॉर्मूले लिखने स्टार्ट किए। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है टैन का, ठीक है। टैन का बच्चों फॉर्मूला बड़ा लिखना बड़ा ही आसान होता है, इसलिए हमने उसको चूज़ किया है पहले, ठीक है। अब टैन का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली यहाँ हमारे पास में एक ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ऊपर होता है, नीचे बेस होता है, सिंपल सी, बस जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। अब हमारे पास में अगर परपेंडिकुलर ऊपर है और बेस नीचे है तो फॉर्मूला यही होता है टैन का। बस हमें ऐसे ही याद रखना पड़ता है किसी एक ट्राइंगल से कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला हमारे पास में बेस हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास पे टैन का फॉर्मूला बनके तैयार हुआ। इसका मतलब टैन थीटा, अगर यहां पर कोई एंगल है, अगर हम उसके टैन थीटा को यूज करते हैं तो वो ट्राइंगल के परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के बराबर होता है इस एंगल का टैन थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब हमारे पास में इसी का अगर हमें दूसरा आगे करना है तो जैसे हमें अगर कॉट का फॉर्मूला लिखना है तो कॉट का फॉर्मूला बच्चों क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी वो बनेगा बेस अपॉन में, इसके बाद यानी कि नीचे क्या है हमारे पास में परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना बच्चों।
अब यानी कि हमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि टेन थीटा का फॉर्मूला हुआ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हुआ बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में इतनी आसानी से हमें ये समझ आ गया है कि एक टेन थीटा अगर ट्राइंगल के अंदर यूज हो रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो कॉट जो होगा वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा। अगर हम उसके आगे चलते हैं तो अब जरा आप एक बात ध्यान दो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो पेन यूज़ किए हैं, एक रेड कलर, एक ब्लू ग्रीन कलर यूज़ किया है, अब एक ब्लैक यूज़ किया है। तो ब्लैक तो नॉर्मली हमने यूज़ कर ही रहे हैं, बट उसके बाद में क्या हुआ कि हमने रेड और ग्रीन का यूज़ किया है। तो इसके लिए ज़रा देखते हैं तो क्या हुआ। अगर हम साइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं, असल में ये हमने साइन के लिए यूज़ किया था। अच्छा, टेन थीटा के फॉर्मूला वैसे तो एक ये है और एक ये है, इसमें ऊपर रेड नीचे ग्रीन, इसमें भी ऊपर रेड नीचे ग्रीन है। अब रेड वाला साइन थीटा है और यहाँ पर परपेंडिकुलर बता रहा है, इसका मतलब जब दो साइडें यूज हो चुकी हैं तो अब नई साइड हमें हाइपोटेनियस यूज़ करनी है, मगर इन दोनों में से तो एक यूज़ करनी है। तो वो कैसे यूज़ करनी है, तो हमें 10 ने बताया कि ऊपर परपेंडिकुलर है और यहाँ ऊपर साइन है, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर और बेस के लिए कॉस यूज़ हो जाएगा। मतलब कि कैसे हुआ कि साइन थीटा हुआ हमारे पास में, हमने परपेंडिकुलर लिया और हाइपोटेनियस यानी कि थर्ड साइड को यूज़ कर लिया, और इसी तरीके से हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा, और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना बच्चों, यानी कि नीचे क्या है बेस और फिर से हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस दोनों में ही लिया जाएगा, साइन में भी और कॉस में भी। क्योंकि हमने पहला फॉर्मूला यहां पर यूज किया है तो हमें तो तीन साइड में से दो दो के पेयर लेने हैं। हमने क्या किया, एक बारी हमने यूज किया है टेन थीटा के लिए, तो हमने इन दो साइड का यूज किया है टेन के लिए, ठीक है। अब अगर हमने 10 के लिए इन दो साइड्स का यूज़ किया है, अब इन दोनों में से एक साइड तो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर हम साइन के लिए करना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें यूज़ करना है बेस तो हम बेस के लिए कहेंगे, इनके लिए कहेंगे हम कि यहाँ पर कॉस थीटा यूज़ हुआ है। बच्चों बात समझ में आई। अब ठीक, अगर हमारे पास में तीन फॉर्मूले लिखे गए हैं, इसका रेसिप्रोकल ये लिखा है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर साइड का रिलेशन एक अलग बात है, मगर रेसिप्रोकल वही पुराना वाला है। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको बोला है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और इसी तरीके से हमने कॉस थीटा के बारे में क्या बोला है, कॉस थीटा हो जाएगा किसका उल्टा, हमारे पास में सेक का, ठीक है। तो इसका मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। क्लियर बच्चों, ये 8 फॉर्मूला है हमारे पास में, और ये हमारे पास में कितने हैं 6। अब ये सारे के सारे फॉर्मूलाज को हमें याद करना होता है, अच्छे से समझना होता है। अब इसमें है कुछ नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये याद करना पड़ेगा, कुछ बच्चे लिख लिख के याद करते हैं, ऐसे याद नहीं होते बच्चों। अगर हम इनको बार बार यूज़ करते रहेंगे और लिखते रहेंगे और समझेंगे अच्छे से, हमने अपने माइंड में इन चीज़ों को रखना है कि कौन किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, या एक ट्राइंगल के अंदर किस तरीके से एक रिलेशन चलता है। अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम समझो ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको, ठीक है। अब हम इसके आगे समझेंगे कि देखो अभी हमने क्या किया, बेसिक से सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है, सारे फॉर्मूला क्लियर हो गए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम इसमें एक कैलकुलेशन सीखेंगे जो कि राइट ट्राइंगल से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल पहले आपने सीखी हुई है, बट हम आपको फिर से सिखाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपने पहले आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आती है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसको जैसे भी हम बताएंगे उसमें एक शॉर्ट बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको किस तरीके से शॉर्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हमारे आंसर कभी गलत ना हो, तो उसके लिए हम सीखेंगे। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ, हमने फिर से ट्राइंगल बनाए, यहाँ पर कुछ हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम उनकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से एक ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, अगर उसमें से 2 साइड हमारे पास में है तो थर्ड साइड को पहले कैलकुलेट कैसे करना है। असल में हमें जब यहाँ पर एक्सरसाइज पढ़नी है तो हम उसमें वही काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमें थर्ड साइड को फाइंड करना होगा। हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल में हमारे पास में अगर कोई 2 साइड हैं तो हमें उसमें से एक यानी कि एक जो रिमेनिंग साइड है हमें पहले उसको फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे और उनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। समझते हैं, जैसे सपोज दैट ये ABC हमारे पास में ये 4 है और ये 3 है, और उसके बाद हमारे पास में ABC, यहाँ पर ये 6 है और ये 10 है, और हमारे पास में यहाँ पर फिर से ABC, और अगर हमारे पास में ये 25 है और ये हमारे पास में है 7,
तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, और ए बी सी, अगर ये हमारे पास में 5 है और हमने इस बार फाइंड करना है सपोज दैट, फिर से परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, तो हमारे पास 13 है। अच्छा बच्चों, असल में क्या होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं और यहीं से आते हैं, अगर इसके अलावा कोई कैलकुलेशन होती है तो वो समझ लेना है। अच्छा बच्चों, हुआ क्या है कि यहाँ पर आपके पास में बेस और परपेंडिकुलर, अभी तक हमारे पास में जब तक हम ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, राइट ट्रायंगल और फिर उसकी साइड यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो उसमें से हम एक तो हमारे पास में हाइपोटेन्यूस तो फिक्स्ड होता है, हाइपोटेन्यूस तो हमारे पास में फिक्स्ड होता है, क्योंकि जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। मगर अभी तक हमने क्या देखा है कि जो दो साइड्स होती हैं उसको हम एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि इसमें यहाँ पर ये बेस हो जाएगा, इसमें यहाँ पर बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये यहाँ पर बेस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो यहाँ पर हमारे पास में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब होता क्या है बच्चों कि अगर हमें यहाँ पर देखो क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यहाँ पर बेस फाइंड करना है और यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब होता क्या है कि बच्चों, एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास में हमें क्या बोला गया है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं परपेंडिकुलर और बेस, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्या समझे, जरा समझो। हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका सम करेंगे तो ये इक्वल होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसे लगाना चाहें एच बी या पी में लगाना चाहें, या फिर हम अगर हमारे पास में जो भी ट्राइंगल यूज हो रहा है हमारे पास में, तो हमें पता है कि 90 के सामने वाली साइड जो है वो क्या है, ए सी, तो इसको हम बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर। उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर और उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऐसे यूज़ करना चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ करना चाहें तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्या हुआ है कि यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। हमें पाइथागोरस हमने यूज़ किया, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा हमारे पास में हमें पता है कि वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो बेस कितना हुआ हमारे पास में 4 का स्क्वायर प्लस हमारे पास में यहाँ पर 3 स्क्वायर, और हमारे पास में 4 स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 का 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और हमारे पास में कितना है 25। ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर चल रहा है। हमें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h इज इक्वल टू, हम स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर स्क्वायर रूट जैसे ही हुआ तो इसका आया 5 आंसर। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड हुई है वो वैल्यू हुई है 5। क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने फिर से यहाँ पर देखा, तो हमने फिर से देखा कि क्या देखा हमने यहाँ पर कि हमारे पास में जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से है। इस बार हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हमें तो यही पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस गिवन है इस बार, कितना है बच्चों 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर बेस कितना है 6 स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब ये कितना हुआ 100 और ये कितना हुआ हमारे पास में 36 और ये कितना हुआ हमारे पास में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो फाइंड करना है हमें। अब देखो इसका मतलब यानी कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले आओ। ठीक है, 100, अब जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 36 इज इक्वल टू हमारे पास में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ से, यानी कि 100 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा बच्चों। अब यानी कि पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हमने इधर लिख दिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइडों को चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटाया तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये स्क्वायर रूट किसका होता है बच्चों 8 जा 64। इसका मतलब यहाँ हमारे पास में फाइंड हुआ है 8 परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद फिर से समझते हैं हम। ठीक है, हमारे पास में जब हमने देखा यहाँ पर फिर से हमने देखा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर
बेस के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास में हाइपोटेनियस कितना है 25 का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास में बेस कितना है फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर कितना है इस बार 7 का स्क्वायर। बोलो बच्चों क्लियर है। 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625, ठीक है। उसके बाद बेस का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49। फिर से हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। जब राइट वाली वैल्यू निकालनी होती है और उधर कोई टर्म्स होता है उसको हम लेफ्ट में लेके आते हैं, तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास में आता है 576। कितना आएगा बच्चों 576, और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 24 का स्क्वायर। और स्क्वायर यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। हम वैसे करेंगे, अभी एक मिनट रुको, फिर हम ऐसे ही करेंगे। यानी कि हमने पता है कि 24 का स्क्वायर होता है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे, और बेस की वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी बच्चों 24, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास में कितना आया 24। अब हमारे पास में आगे चलते हैं, फिर से हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने जब ये क्वेश्चन लिया हुआ है तो यहाँ से देखते हैं क्या हुआ। हमने फिर से इसमें लगाया हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास में 13 का स्क्वायर, और बेस कितना है 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर से हमें फाइंड करना है। ये होता है 169, ये होता है 25, ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसके बाद 169 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो बच्चों बताओ कितना आएगा, आएगा ये 144, ठीक है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट 144, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में बच्चों 12। ये हमने फाइंड किया है 12 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अरे ये नहीं परपेंडिकुलर फाइंड हुआ ना, परपेंडिकुलर ये 12 हुआ हमारे पास में। अब इस तरीके से हम फाइंड करते हैं बच्चों। असल में हमने 8th क्लास में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े थे, ये वही हैं। असल में ट्रिपलेट्स किनको कहा जाता है, जिसमें से एक बड़ा नंबर जो छोटे नंबर होते हैं उनके स्क्वायर के सम के अगर बड़े वाले का स्क्वायर बराबर होता है तो वही पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े जाते हैं। तो हमारे हमेशा जो नंबर होते हैं, अगर जो देखो मैं फिक्स किया है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनियस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए। अगर आपके पास में कोई भी 3 नंबर हैं, यानी कि जैसे कि हमारे पास में कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पर 3 4 5, मीन्स क्या है हमारे पास में नंबर क्या है 3 4 5। यहाँ से क्या है इस ट्राइंगल के लिए है 3 4 5। अगर इसमें से ये फिक्स्ड है कि हाइपोटेनियस ये है तो परपेंडिकुलर 3 है तो बेस 4 होगा, और अगर परपेंडिकुलर 3 है तो बेस 4 होगा, और अगर बेस 3 है तो परपेंडिकुलर 4 होगा। इन दोनों में आपस में चेंज होता है। ये 3 4 5 का एक रिलेशन चलता है। इसमें हमारे पास में 6 8 और 10 का एक रिलेशन चलता है बच्चों, मगर इसमें फिक्स्ड ये है कि हाइपोटेनियस यहाँ पर हमारे पास 10 ही होना चाहिए। तो हमारे आंसर अगर 6 है तो 8 आएगा, 8 है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ से हमारे पास में रिलेशन चलता है 7 24 25। अब हमारे पास में ये हाइपोटेनियस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हाइपोटेनियस है तो हम कर सकते हैं। अगर एक 7 है तो 24 है तो 7, और जो लास्ट वाला रिलेशन है इसको हम बोलते हैं 5 12 और 13 का ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं हमारे पास में, यानी कि 5 12 और 13, मगर हाइपोटेनियस 13 होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसा नहीं है तो ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी, वरना यही होंगी। क्लियर है इतना बच्चों। यानी कि हमने क्या देखा, जो कैलकुलेशन बेटा ऐसे ही करनी है। असल में होता क्या है बच्चों, यहाँ से होना ये है कि अगर आपके पास में ये 3 साइड यूज़ हो रही हैं, अगर हाइपोटेनियस यूज़ हो रहा है तो कैलकुलेशन राइट में चलेगी। अगर हमें बेस या परपेंडिकुलर में से एक को किसी को निकालना है तो हमें हाइपोटेनियस की जगह वैल्यू पुट करनी होती है, और इनकी जगह एक वैल्यू पुट होती है, और फिर वो इधर उठ कर आती है तो माइनस हो जाती है, और फिर कैलकुलेट किया जाता है। अगर बेस कैलकुलेट करना है तो बेस भी इसी तरीके से होता है, ये वैल्यू इधर उठ कर आ जाती है और नेगेटिव हो जाता है, फिर माइनस हो जाता है, और उसके बाद कैलकुलेट होती है। यानी कि बेस या परपेंडिकुलर में से अगर कोई कैलकुलेट करना होता है तो उसमें से एक वैल्यू को लेफ्ट में आना होता है, हाइपोटेनियस के साथ कैलकुलेट करना होता है, और उसी के बाद आंसर निकलता है। ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसे ही ऐड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर परपेंडिकुलर या बेस में से कोई वैल्यू है तो वो लेफ्ट में आएगी और फिर कैलकुलेट होगी उसके बाद, उससे पहले कैलकुलेट नहीं हो सकती। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है।
हमने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सीखे हैं और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल की वैल्यू हमने निकालना सीखा है, इन्हीं सब का यूज़ होगा और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ।